नमस्कार। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 हिंदी सारांश। प्रायोजक डेनिश एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड। प्रकाशक ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। पुस्तिका का वाचन श्रीमती ललिता त्यागी द्वारा किया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 सारांश। केंद्र सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को 19 अप्रैल 2017 से देश भर में लागू कर दिया है। अधिनियम में 21 विकलांगताओं को मान्यता दी गई है और इसमें 17 अध्याय, 102 अनुभाग सेक्शन और 1 अनुसूची है। अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए विविध अधिकारों और सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नागरिक और राजनैतिक अधिकार, अनुभाग 3 से 15। पहला, समानता का अधिकार एवं विकलांगता के आधार पर भेदभाव का निषेध। संबद्ध सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों की भांति समानता के आधार पर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार का उपभोग कर पाएं। इसके लिए सरकार समुचित वातावरण प्रदान करेगी जिससे दिव्यांगजनों की क्षमता का उपयोग हो सके। कोई भी व्यक्ति केवल दिव्यांगता के आधार पर अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। सरकार दिव्यांगजनों को निःशुल्क उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक उपाय करेगी। किसी भी व्यक्ति के साथ दिव्यांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी संबद्ध सरकारें दिव्यांग महिलाओं और बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करेंगी कि वे दूसरों की ही भांति अपने सभी अधिकारों का समुचित उपयोग कर सकें और उन्हें अपने से संबंधित सभी विषयों पर स्वतंत्रतापूर्वक विचार प्रस्तुत करने और सहायता प्राप्त करने का अधिकार हो। दिव्यांगजनों को भी समुदाय में जीने का अधिकार होगा एवं उन्हें किसी विशिष्ट अथवा अलग व्यवस्था में जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरा, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षण। संबद्ध सरकार दिव्यांगजनों को उनके साथ होने वाली क्रूरता, प्रताड़ना व अमानवीय व्यवहार से संरक्षण प्रदान करेगी। कोई भी दिव्यांगजन अपनी खुद की इच्छा और स्वीकृति के बिना किसी भी शोध का विषय नहीं बनाया जाएगा और ऐसे शोध के संचालन के लिए दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिए गठित राज्य समिति से इसकी पूर्व अनुमति ली जानी होगी। तीसरा, दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण के सभी रूपों से संरक्षण। कोई भी व्यक्ति या पंजीकृत संगठन जिसे दिव्यांगजन के विरुद्ध दुर्व्यवहार, हिंसा या शोषण का पता चले या ऐसा होने की संभावना की जानकारी हो तो वह तुरंत इसके बारे में क्षेत्र के कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जानकारी दे सकता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट इस रिपोर्ट पर तुरंत कार्यवाही कर घटना को या उसके होने की संभावना को रोकने के लिए उपाय करेगा और दिव्यांगजन की सुरक्षा, पुनर्वास, भरण पोषण आदि हेतु उचित आदेश पारित करेगा। चौथा, संरक्षण और सुरक्षा। दिव्यांगजनों को जोखिम एवं सशस्त्र संघर्ष तथा मानवीय और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में दूसरों के समान संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त होगी। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिलावर दिव्यांग व्यक्तियों के विवरण का रिकॉर्ड तैयार करेगा और जोखिम की किसी भी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों को समय रहते सूचित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगा। आपदा की स्थिति के पश्चात पुनर्निर्माण कार्यकलापों में राज्य के विकलांग आयुक्त के परामर्श अनुसार यह प्राधिकरण संबद्ध दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त सुगम्यता सुनिश्चित करेगा। पांचवा, घर और कुटुंब। किसी दिव्यांग बच्चे को दिव्यांगता के आधार पर उसके अभिभावकों से अलग नहीं किया जाएगा। यदि अभिभावक बच्चे की देखभाल करने में अक्षम हैं
तो सक्षम न्यायालय के आदेश पर बच्चे को निकटवर्ती रिश्तेदार के पास रखा जा सकता है और ऐसा न हो पाने पर कौटुंबिक परिवेश वाले समुदाय में या किन्हीं विशेष परिस्थितियों में संबद्ध सरकार या गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित आश्रय स्थलों में रखा जाएगा। छठा, प्रजनन का अधिकार। संबद्ध सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन की प्रजनन और परिवार नियोजन के बारे में समुचित जानकारी तक पहुँच हो। किसी भी दिव्यांगजन पर उसकी इच्छा या पूर्व सहमति के बिना कोई ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया नहीं की जाएगी जिसका परिणाम अनुवर्तता, बांझपन, नामर्दगी होता हो। सातवां, मतदान और न्याय संबंधी सुगम्यता का अधिकार। केंद्र व राज्य निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मतदान केंद्र निर्वाचन प्रक्रियाएं दिव्यांगताओं के लिए सुगम्य हों। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि सभी न्यायिक तंत्रों और न्यायिक व्यवस्थाओं इत्यादि तक दिव्यांगजन अपनी पहुंच के अधिकार का प्रयोग कर सकें। आठवां, संपत्ति का अधिकार। सरकार सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान स्वयं की या विरासती संपत्ति, चाहे वह स्थावर ज़मीन जायदाद हो या जंगम जैसे गाड़ी, पशु, धन धान्य पर अपना समुचित अधिकार रख सकें और अन्य वित्तीय मामलों के विषय में उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता भी प्राप्त हो। सरकार यह भी निश्चित करेगी कि सभी दिव्यांग व्यक्तियों को बैंक ऋण व गिरवी और वित्तीय जमा के अन्य प्रारूपों सुविधाओं तक पहुंच का अधिकार हो। नंबर 2, शिक्षा। इस अधिनियम में दिव्यांगों की शिक्षा से संबंधित प्रावधान अनुभाग 16 से 18 और 31 तथा 32 के अंतर्गत वर्णित है। पहला, शिक्षण संस्थाओं के दायित्व। सरकार द्वारा मान्यता व सहायता प्राप्त सभी शिक्षण संस्थाएं दिव्यांग बच्चों के लिए बिना किसी भेदभाव के समावेशी शिक्षा प्रदान करने का भरसक प्रयास करेंगी। इन प्रयासों के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे। क, विद्यालय के भवन, परिसर और वातावरण को सुगम्य बनाना। ख, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना। ग, समुचित शैक्षणिक प्रारूपों और संपर्क संप्रेषण साधनों का उपयोग संभव बनाना। घ, विद्यालय आने जाने के लिए आवश्यकता अनुसार परिवहन सुविधाएं सुलभ कराना। ण, संपूर्ण समावेश के लिए उचित वातावरण तैयार करना। दूसरा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। इस अधिनियम के अनुसार समावेशी शिक्षा का अर्थ है एक ऐसी शिक्षा जिसमें दिव्यांग एवं अन्य छात्र एक साथ पढ़ते एवं सीखते हैं और जिसमें दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षण व अधिगम प्रणालियां उपलब्ध हों। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार समावेशी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए निम्न प्रयास करेगी। आवश्यक सर्वेक्षण संचालित करना, पर्याप्त संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, ब्रेल और सांकेतिक भाषा के शिक्षण तथा बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के अध्यापन में प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति करना, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर वेतन पाने वाले और अन्य संबद्ध व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना, संदर्भित दिव्यांग विद्यार्थियों को 18 वर्ष की आयु तक पुस्तकें व अन्य शिक्षण सामग्री और उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराना, आवश्यकता अनुसार छात्रवृत्तियां प्रदान करना, आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम व परीक्षा प्रणाली में संशोधन, दिव्यांगजनों के लिए प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम जारी रखना। तीसरा, अन्य शैक्षणिक प्रावधान। 6 से 18 वर्ष तक की आयु के हर दिव्यांग बच्चे को अपनी इच्छा अनुसार सामान्य विद्यालय तथा विशेष विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।
हर सरकारी निकाय की जिम्मेदारी होगी कि वह 18 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक दिव्यांग विद्यार्थी के लिए अनुकूल वातावरण में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। उच्च शिक्षा के सभी सरकारी और सरकार से अनुदान प्राप्त संस्थाओं में 5% स्थान संदर्भित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे। संदर्भित दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की संस्थाओं में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। नंबर 3, कौशल विकास और रोजगार। इस विषय से संबद्ध अधिकारों की चर्चा अधिनियम के अनुभाग 19 से 23 और 33 से 37 में की गई है। प्रमुख विवरण इस प्रकार है। व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए ऋण। मुख्य धारा के सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना और उसके लिए पृथक विशेष कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहन देना। दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा निर्मित सामान के विक्रय में मदद करना। रोजगार के मामले में किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान में दिव्यांगता के कारण कोई भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन न करना। दिव्यांग कर्मचारियों को समुचित सुविधाएं और अनुकूल वातावरण सुलभ कराना। सेवा काल के दौरान दिव्यांगता होने पर व्यक्ति को पद से हटाया न जाना और न उसका पद घटाना। दिव्यांगता के आधार पर पदोन्नति में किसी तरह की बाधा न डालना। दिव्यांग कर्मचारी के लिए तैनाती, पोस्टिंग और तबादले ट्रांसफ़र के लिए अनुकूल नीतियां निर्धारित करना। हर सरकारी निकाय में समान अवसर नीति का निर्माण और उसे अधिसूचित करना। हर निकाय में दिव्यांग कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखना जिसमें उन्हें दी जाने वाली सुविधाएं वर्णित हों। हर सरकारी निकाय में एक शिकायत निवारण अधिकारी की व्यवस्था हो जो एक रजिस्टर में शिकायतें नोट करे और 15 दिन में उनका निपटारा करे। यदि शिकायतकर्ता इस अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट न हो तो वह जिला समिति के पास भी जा सकता है। एक विशेषज्ञ समिति द्वारा हर 3 वर्षों में ऐसे पदों को चिन्हित करना जो संदर्भित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हों और इस समिति में संदर्भित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना। सभी सरकारी निकायों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में संदर्भित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए 4% पदों का आरक्षण, जिनमें 1% दृष्टिबाधा और अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए हो, 1% बधिर और अल्प श्रवण शक्ति वालों के लिए हो, 1% चलन दिव्यांगता के लिए हो, जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन और तेजाब आक्रमण से पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण वाले हों। शेष 1% स्वपरायणता, ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, सीखने की विशिष्ट विकलांगताओं, मानसिक रुग्णता एवं बहुदिव्यांगता, इनके अंतर्गत बधिरांधता भी शामिल है वाले हों। आरक्षण संबंधी अधिक जानकारी के लिए अनुभाग 34 देखें। निजी क्षेत्र में नियोजकों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि उनके कार्यबल को कम से कम 5% संदर्भित दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों का हो। कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए संदर्भित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए क महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए कृषि व आवास के लिए भूमि आवंटन में 5% आरक्षण। ख महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए निर्धनता उन्मूलन व विकास संबंधित सभी योजनाओं में संदर्भित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए 5% आरक्षण। ग रियायती दरों पर 5% तक भूमि आवंटन, जहां ऐसी भूमि का उपयोग दिव्यांग व्यक्तियों के लाभ हेतु सेवाएं आरंभ करने के लिए निर्माण कार्य में किया जाए। नंबर 4, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखरेख,
पुनर्वास आदि संबंधी अधिकार। अनुभाग 24 से 30 में दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, बीमा योजनाओं, पुनर्वास, अनुसंधान, संस्कृति व आमोद प्रमोद तथा खेल कूद गतिविधियों में भागीदारी जैसे अधिकारों की व्यवस्था की गई है। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। अपनी आर्थिक क्षमता व विकास की सीमाओं के भीतर संबद्ध सरकार दिव्यांगजनों के लिए उनके समुचित जीवन स्तर को बढ़ावा देने हेतु निम्न प्रयोजनों के लिए ऐसी विभिन्न योजनाएं व कार्यक्रम बनाएंगी जिनमें दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सहायता का परिमाण अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा कम से कम 25% अधिक हो। क. सुरक्षित, स्वस्थ और स्वास्थ्यप्रद सामुदायिक केंद्रों की स्थापना जिनमें परामर्श सुविधाएं भी उपलब्ध हों। ख. निराश्रित या जीविका रहित दिव्यांग व्यक्तियों विशेषकर बच्चों के लिए आवास सुविधाएं। ग. प्राकृतिक अथवा मानवीय आपात स्थितियों में सहायता। घ. दिव्यांग महिलाओं के लिए आजीविका और बच्चों के पालन पोषण की सहायता। ण. सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था और स्वच्छता संबंधी समुचित सुविधाएं। च. निर्धारित आय सीमा तक के संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए उपकरणों, औषधियों व स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराना। छ. निर्धारित शर्तों पर दिव्यांगता पेंशन व बेरोजगारी भत्ता सुलभ कराना। ज. अत्यधिक सहायता पर निर्भर संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए देखभाल करने वालों के लिए विशेष भत्ता। झ. निर्धारित शर्तों पर व्यापक बीमा योजनाएं सुलभ कराना। इयां अधिसूचित पारिवारिक आय वाले संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराना। ट. सभी अस्पतालों तक बाधा मुक्त पहुंच की व्यवस्था कराना। ठ. उपचार व देखभाल में दिव्यांगजनों को प्राथमिकता देना। ड. दिव्यांगता घटित होने के कारणों व उनके निदान हेतु अनुसंधान संबंधी उपाय करना। ढ. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों, ग्रामीण कार्यकर्ताओं व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा जनसाधारण में दिव्यांगता एवं उसकी रोकथाम संबंधी जागरूकता उत्पन्न कराना। अण. प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान व प्रसव उपरांत माता व बच्चे की देखभाल के उपाय करना। त. दिव्यांगता की सहज पहचान के लिए वर्ष में एक बार सभी बच्चों की जांच कराना। थ. जीवन रक्षक आपात उपचार के लिए आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं सुलभ कराना। द. दिव्यांग महिलाओं के लिए लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी देखरेख। संबद्ध सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर सभी दिव्यांगजनों के पुनर्वास, विशेषकर उनके स्वास्थ्य, शिक्षण और रोजगार के क्षेत्रों में आवश्यक कार्यक्रमों का संचालन करेगी और गैर सरकारी संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान करेंगी। पुनर्वास नीतियों का निर्धारण करते समय संबद्ध सरकार दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों से परामर्श करेंगी। संबद्ध सरकार व्यक्तियों और संस्थाओं के माध्यम से ऐसे विषयों पर अनुसंधान व विकासात्मक गतिविधियों का संचालन करेंगी या कराएंगी जो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु आवश्यक हों। संबद्ध सरकार दिव्यांग कलाकारों और लेखकों को उनकी अभिरुचि और प्रतिभा के अनुरूप सहायता प्रदान करेंगी। दिव्यांगता का इतिहास दिग्दर्शित करने वाले संग्रहालयों की स्थापना की जाएगी। दिव्यांगजनों के लिए कला को सुगम्य बनाने का प्रयास होगा। स्काउटिंग, नृत्य, कला कक्षाओं, पुलिस थानों में शिविरों और साहसिक गतिविधियों में दिव्यांगजनों की भागीदारी के लिए उपाय किए जाएंगे। सांस्कृतिक संबंधी सभी क्रियाकलापों में दिव्यांगजनों की पहुंच और सहभागिता के लिए सहायता प्रदान की जाएगी और उनके लिए आमोद प्रमोद केंद्रों को बढ़ावा दिया जाएगा।
सभी सरकारें दिव्यांगजनों के खेलकूद में सहभागिता के अधिकार को मान्यता देंगी और बढ़ावा देंगी। सभी खेलकूद गतिविधियों में दिव्यांगजनों की पहुंच व भागीदारी निश्चित करने के उपाय किए जाएंगे। सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए खेलकूद गतिविधियों में रुचि, प्रतिभा व क्षमता विकसित करने हेतु आवश्यक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दिव्यांग व्यक्तियों के खेल प्रशिक्षण हेतु आधुनिक सुविधाएं विकसित करने हेतु धन आवंटित किया जाएगा। अलग अलग दिव्यांगता संबंधी खेल आयोजनों को बढ़ावा दिया जाएगा और विजयी खिलाड़ियों व अन्य भागीदारों को पुरस्कार व प्रोत्साहन दिया जाएगा। नंबर 5, उच्च सहायता की आवश्यकता वाले संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रावधान। अनुभाग 38। इस अधिनियम में ऐसे व्यक्तियों के लिए भी प्रावधान किया गया है जिन्हें अपनी दिव्यांगता की अत्यधिक गंभीरता के कारण उच्च सहायता की आवश्यकता होती है। उच्च सहायता की परिभाषा अधिनियम के अनुसार अनुभाग 2 खंड L में दी गई है। ऐसी सहायता के लिए आवेदन केंद्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित या गठित प्राधिकरण और निर्धारण बोर्ड को भेजा जाएगा और उसकी संस्तुति के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। नंबर 6, जागरूकता अभियान। अनुभाग 29। विभिन्न सरकारें दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनकी क्षमताओं के लिए आवश्यक जागरूकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित करेंगी। दिव्यांगजनों के लिए समावेशन, सहनशीलता, सहानुभूति और विविधता के लिए आदर संबंधी मूल्य इन कार्यक्रमों के मूल में होंगे। निम्न उद्देश्यों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिव्यांगजनों के कौशल, गुणों, क्षमताओं और योगदानों की सूचना प्रसारित करना। पारिवारिक जीवन संबंधी दिव्यांगजनों के निर्णयों का आदर करना। दिव्यांगता की मानवीय दशा और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक स्तर के प्रशिक्षण केंद्रों में तथा नियोजकों, प्रशासकों और सहकर्मियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। यह सुनिश्चित करना कि स्कूलों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में दिव्यांगजनों के अधिकार सम्मिलित रहें। नंबर 7, सुगम्यता। अनुभाग 40 से 46 तक। केंद्रीय सरकार मुख्य आयुक्त के परामर्श से समुचित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तथा शहरी और ग्रामीण इलाकों में जनता को प्रदान की गई सुविधाओं और सेवाओं सहित भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना और संपर्क तकनीकों के लिए सुगम्यता के मानकों का निर्धारण करेगी। बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों तथा वहां उपलब्ध सुविधाओं जैसे पार्किंग स्थान, टिकट काउंटर, उपकरण आदि को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाया जाएगा। परिवहन के सभी प्रकारों तक पहुंच प्रदान करने के लिए उपाय किए जाएंगे जो दिव्यांगजनों के लिए सुविधानुकूल व सुगम्य हों। संबद्ध सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी कि श्रव्य, ऑडियो, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध सभी सूचनाएं, सामग्री सुगम्य फॉर्मेट में उपलब्ध हों। इसके लिए श्रव्य वर्णन, ऑडियो डिस्क्रिप्शन, सांकेतिक भाषा और क्लोज्ड कैप्शनिंग जैसे सुगम्यता साधनों के जरिए दिव्यांगजनों की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही प्रतिदिन उपयोग वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान और उपकरण सार्वभौमिक डिज़ाइन में उपलब्ध कराए जाने हेतु उपाय किए जाएंगे। संबद्ध सरकार दिव्यांगजनों के सामान्य उपयोग के लिए सार्वभौमिक रूप से डिज़ाइन किए गए उपभोक्ता उत्पादों और उपसाधनों के विकास, उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देने के लिए उपाय करेगी। किसी निकाय को किसी भवन के निर्माण की मंजूरी नहीं दी जाएगी यदि वह भवन केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुकूल न हो। किसी निकाय को तब तक
प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा या भवन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वह केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन न करता हो। संबद्ध सरकार ऐसे उपाय करेगी कि अधिसूचना जारी होने की तारीख से 5 वर्षों के भीतर सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार सभी सार्वजनिक भवन सुगम्य बनाए जाएं। परंतु केंद्रीय सरकार राज्यों को इस उपबंधन के पालन के लिए मामला दर मामला आधार पर उनकी तैयारी की अवस्था और अन्य संबद्ध पैमानों पर निर्भर रहते हुए समय सीमा में विस्तार मंजूर कर सकेगी। सेवा प्रदाता, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, अधिसूचना जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार सुगम्य सेवाएं प्रदान करेंगे। परंतु केंद्रीय सरकार मुख्य आयुक्त के परामर्श से संबद्ध नियमों के अनुसार कतिपय प्रवर्गों को सेवाएं प्रदान करने के लिए समय का विस्तार मंजूर कर सकेगी। नंबर 8, मानव संसाधन विकास और सामाजिक लेखा। संबद्ध सरकार सुनिश्चित करेगी कि क पंचायती राज सदस्यों, विधायकों, प्रशासकों, पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों, वकीलों, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अध्यापकों, क्रीड़ा शिक्षकों, चिकित्सकों, नर्सों, अर्ध चिकित्सा कार्मिकों, सामाजिक कल्याण अधिकारियों, ग्रामीण विकास अधिकारियों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, इंजीनियरों, वास्तुविदों, अन्य कर्मचारियों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित सभी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में दिव्यांगता और दिव्यांग अधिकार संबंधी विषय को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाए। ख परिवार के सदस्यों और देखरेख करने वाले सहायकों के लिए समुचित मार्गदर्शन सुलभ कराया जाए। ग दिव्यांगजनों के लिए स्वतंत्र रूप से रहन सहन संबंधी प्रशिक्षण सुलभ कराया जाए। घ सभी विश्वविद्यालयों में दिव्यांगता अध्ययन केंद्रों की स्थापना की जाए और इसमें दिव्यांगता शिक्षण और अनुसंधान जैसे विषयों पर कार्य को बढ़ावा दिया जाए। संबद्ध सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में आवश्यकता आधारित विश्लेषण करेगी और इस अधिनियम में विभिन्न उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए नियुक्त कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए योजनाएं बनाएगी। संबद्ध सरकारें दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाने वाली सभी योजनाओं और कार्यक्रमों की सामाजिक लेखा परीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करेगी कि योजना और कार्यक्रम दिव्यांगजनों की अपेक्षाओं और चिंताओं के अनुरूप हैं। नंबर 9, दिव्यांगजनों के लिए संस्थाओं का पंजीकरण, प्रमाण पत्र और ऐसी संस्थाओं को अनुदान। इस विषय से संबंधित प्रावधानों की चर्चा अधिनियम के अनुभाग 49 से 55 में की गई है। राज्य सरकार ऐसे प्राधिकारी को नियुक्त करेगी जिसे इस विषय के प्रावधानों के लिए सक्षम प्राधिकारी होने के लिए ठीक समझे। यदि कोई व्यक्ति दिव्यांगों के लिए कोई संस्था आरंभ या संचालित करना चाहे तो उसके लिए उसे एक पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और इसके लिए सक्षम अधिकारी के पास आवेदन भेजना होगा। ऐसे अधिकारी के लिए इस आवेदन पर अपना निर्णय स्वीकृति या अस्वीकृति 90 दिनों के भीतर देना होगा। जारी किए गए प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने से पूर्व उसके नवीनीकरण के लिए भी आवेदन करना होगा। यदि प्रमाण पत्र या उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो संबद्ध अधिकारी इसके कारण लिखित रूप में सूचित करेगा और ऐसे आदेश से दुखी व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा तय की गई अवधि के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा। राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। संबद्ध सरकार अपनी आर्थिक हैसियत और विकास की सीमाओं के भीतर पंजीकृत
संस्थाओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेंगे। नंबर 10, संदर्भित दिव्यांगताओं का प्रमाणन। अधिनियम के अनुभाग 56 से 59 में इस विषय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। केंद्रीय सरकार किसी व्यक्ति में संदर्भित दिव्यांगता की सीमा के निर्धारण के लिए दिशा निर्देश जारी करेगी। दिव्यांगता के प्रमाण और सत्यापन के लिए यह प्रमाण पत्र अनिवार्य है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रमाण पत्र या उसकी अस्वीकृति संबंधी निर्णय 1 मास के अंदर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार जारी प्रमाण पत्र सामान्यतया सभी उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य होना चाहिए। नंबर 11, अधिनियम के कार्यान्वयन और अधिकारों के संरक्षण पर निगरानी के लिए व्यवस्थाएं। इन व्यवस्थाओं का वर्णन अनुभाग 60 से 85 में किया गया है और ऐसी व्यवस्थाएं केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर होंगी। पहला, केंद्रीय स्तर पर मुख्य आयुक्त विकलांगता और राज्य स्तर के आयुक्त विकलांगता। अनुभाग 74 से 83 में इन अधिकारियों की चर्चा की गई है। केंद्रीय स्तर पर एक मुख्य आयुक्त और उनकी सहायता के लिए 2 आयुक्तों का प्रावधान है, जिनमें से एक आयुक्त स्वयं संदर्भित दिव्यांग होने चाहिए। साथ ही मुख्य आयुक्त के लिए 11 सदस्यों की एक सलाहकार समिति भी होगी, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा। मुख्य आयुक्त का पद केंद्रीय सरकार के सचिव के समकक्ष होगा और आयुक्तों के पद अतिरिक्त सचिव के समकक्ष होंगे। कार्य अवधि 3 वर्षों की होगी। राज्य स्तर पर एक विकलांगता आयुक्त होगा और उसकी सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 5 सदस्यों की सलाहकार समिति होगी। मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्तों के प्रमुख दायित्व होंगे: क, अधिनियम और संबद्ध योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा। ख, दिव्यांगजनों के अधिकारों की अवहेलना या भेदभाव संबंधी शिकायतों की जांच तथा जहां तक संभव हो विरोधी पक्ष से नोटिस का उत्तर प्राप्त होने की तारीख के 3 महीनों के अंदर शिकायतों का निपटारा। ग, अधिनियम संबंधी अन्य बातों की निगरानी। मुख्य आयुक्त तथा राज्य आयुक्तों के आदेशों का पालन अनिवार्य तो नहीं है, किंतु सामान्यतः उन्हें स्वीकार किया जाता है। दूसरा, केंद्रीय और राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड। अधिनियम के कार्यान्वयन पर परामर्श देने और क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु केंद्र और राज्य स्तरों पर सलाहकार बोर्डों का गठन किया जाएगा, जिनका उल्लेख अनुभाग 60 से 71 में किया गया है। केंद्रीय बोर्ड में लगभग 100 सदस्य होंगे, जबकि राज्य स्तरीय बोर्डों का आकार कुछ छोटा होगा। इन बोर्डों की अध्यक्षता दिव्यांगता संबंधी मामलों का नेतृत्व करने वाले मंत्री करेंगे। इनके सदस्यों में अन्य के अतिरिक्त दिव्यांगता क्षेत्र के 5 विशेषज्ञ और 10 ऐसे व्यक्ति होंगे जो, जहां तक संभव हो, स्वयं संदर्भित दिव्यांग हों और दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रमुख गैर सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हों। इन्हें संबद्ध सरकारें मनोनीत करेंगी और इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। राज्य बोर्डों में बारी बारी से 5 जिलों के प्रतिनिधियों को भी मनोनीत किया जाएगा। तीसरा, दिव्यांगता पर जिला स्तरीय निकाय। राज्य सरकारें अधिसूचित कार्यों के निर्वहन हेतु प्रत्येक जिले में दिव्यांगता समिति का गठन करेंगी, जिनके ब्यौरे संबद्ध सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में अंकित होंगे। मामलों के त्वरित निपटान हेतु
राज्य सरकारें उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के परामर्श से अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन अपराधों पर कार्रवाई करने के लिए विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करेगी। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए उस न्यायालय के मामलों के संचालन हेतु एक लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को नियुक्त करेगी जो कम से कम 7 वर्ष से लोक अभियोजक के रूप में कार्य कर रहा हो या अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हो। नंबर 12, दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि। इस प्रकार की निधि का उल्लेख अधिनियम के अनुभाग 86 और 88 में किया गया है। दिव्यांगों के लिए उपलब्ध विभिन्न कोषों और निधियों माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार बैंकों, नियमों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा देय धनराशियों, अनुदान, उपहार, दान, वसीयत आदि द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियों, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त धनराशियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी धनराशियों को मिलाकर एक निधि अस्तित्व में आएगी, जिसे दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि का नाम दिया जाएगा। इसी प्रकार राज्य स्तर पर भी दिव्यांगजनों हेतु एक निधि का गठन होगा। इन दोनों निधियों के खातों की समुचित लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक द्वारा की जाएगी। नंबर 13, अपराध और दंड। इन प्रावधानों का वर्णन 89 अनुभाग से 95 अनुभाग में किया गया है। इनके अनुसार निम्नलिखित स्थितियों में दंड की व्यवस्था की गई है। क, अधिनियम या विनियमों के प्रावधान का ऐसा खुल्लम खुल्ला उल्लंघन जिससे किसी दिव्यांग व्यक्ति को प्रत्यक्ष हानि होती हो। ख, कुछ परिस्थितियों में कंपनियों द्वारा किसी प्रकार का उल्लंघन। ग, संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित किसी लाभ को कपटपूर्वक प्राप्त करना। घ, दिव्यांग व्यक्ति को खुले रूप से अपमानित करना या अपमानित करने के आशय से भयभीत करना, उस पर हमला करना या किसी प्रकार से उसका शोषण करना। ण, दिव्यांग महिला की शालीनता का घोर अपमान करना या लैंगिक रूप से शोषण करने के लिए अपनी स्थिति स्टेटस का दुरुपयोग करना। उल्लेखनीय है कि अनुभाग 94 के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी पर ऐसे आरोप न्यायालय के समक्ष तभी लाए जा सकेंगे जब उनके लिए सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो। नंबर 14, पूर्व अधिनियम का निरस्तीकरण। अनुभाग 102 के अनुसार वर्तमान अधिनियम द्वारा पूर्ववर्ती विकलांगजन समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्व सहभागिता अधिनियम 1995 निरस्त हो गया है। फिर भी पूर्ववर्ती अधिनियम के अंतर्गत किए गए किसी भी कार्य को वर्तमान अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों के अंतर्गत अनुरूप स्वीकार्य माना जाएगा। यहाँ पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम हिंदी सारांश 2016 समाप्त हो रहा है, किंतु आगे एक अनुसूची दी हुई है जिसे मैं पढ़कर सुनाती हूँ। अनुसूची विनिर्दिष्ट दिव्यांगता। नंबर 1, शारीरिक दिव्यांगता। अ, गति विषयक दिव्यांगता। क, कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति लेप्रेसी मुक्त। ख, प्रमस्तिष्क घात सेरेब्रल पाल्सी। ग, बौनापन। 147 सेंटीमीटर से कम लंबाई वाले व्यक्ति। घ, पेशीय दुष्पोषण मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अण, तेजाबी आक्रमण पीड़ित एसिड अटैक विक्टिम। आ, दृष्टि ह्रास। क, अंधता ब्लाइंडनेस। ख, निम्न दृष्टि लो विजन। ई,
श्रवण शक्ति का ह्रास। क बधिर। ख ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति, हार्ड ऑफ हियरिंग। ई वाक एवं भाषा दिव्यांगता। नंबर 2 बौद्धिक दिव्यांगता। क विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताएं, स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ख स्वपरायण स्पेक्ट्रम विकार, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नंबर 3 मानसिक व्यवहार या मानसिक रुग्णता। नंबर 4 निम्नलिखित के कारण दिव्यांगता। क चिरकारी तंत्रिका दशाएं, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। नंबर 1 बहुस्क्लेरोसिक मल्टी स्क्लेरोसिस। नंबर 2 पार्किंसन रोग। ख रक्त विकृति, ब्लड डिसऑर्डर्स। 1 हीमोफीलिया। 2 थैलेसीमिया। 3 सिकल कोशिका रोग, सिकल सेल एनीमिया। 5 बहुदिव्यांगता। 6 कोई अन्य प्रवर्ग जो केंद्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित किए जाएं। दोस्तों, यहाँ पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 हिंदी सारांश, प्रायोजक डेनिश एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, प्रकाशक ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड पुस्तक समाप्त होती है।